गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, होप सो यू आर ऑल गुड। तो आज का हमारा टॉपिक है मेडिकल सर्जिकल का रिलेटेड टू कार्डियो सिस्टम। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कुछ रेस्पिरेटरी डिजीज़ से रिलेटेड, जिसमें कि हमने आई थिंक अस्थमा से रिगार्डिंग कुछ डिजीज़ पढ़ी थी। तो आज का हमारा टॉपिक है कार्डियक से रिलेटेड। तो आज हम सबसे पहले डिजीज़ पढ़ने जा रहे हैं CAD। CAD मतलब होता है कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि CAD, उसको CAD हो गया है, तो उसकी फुल फॉर्म होती है हमारी कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़। ये डिजीज़ हमारी होती है कार्डियक से रिलेटेड, मतलब कि हमारे हार्ट से रिलेटेड। तो ये हमारा डिसऑर्डर आ जाता है हमारा कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर। अब CAD होता क्या है? CAD हमारा होता है जब हमारे आर्टरी, जो हमारी हार्ट की आर्टरी होती हैं, वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए या नैरो हो जाए। नैरो हमारा, मैं आपको मतलब समझा देती हूँ नैरो क्या होता है। हमारा जैसे कोई रास्ता हो गया, ठीक है। अब ये हमारी आर्टरी है, वेन है, आप कुछ भी लगा सकते हैं, आर्टरी वेन हो गई। तो ये कोई भी चीज़, कोई भी फैट हो गया हमारा, ब्लड क्लॉट हो गया हमारा, कुछ भी सर्कुलेट करते करते हमारी रनिंग कर रहा है इसमें हमारा ब्लड, लेकिन किसी वजह से यहाँ पे ये नैरो हो जाए मतलब कि यहाँ पे फ्लू ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, कोई भी चीज़ इकट्ठी हो रही है, एक्युमुलेशन यहाँ इकट्ठा हो रहा है, इधर यहाँ इकट्ठा हो रहा है, और तो ये होते तो ये जो हमारा रास्ता है, ये जो हमारा वे है, वो नैरो होता जा रहा है, मतलब सिकुड़ता जा रहा है। अब जो चीज़ इतने रास्ते में जानी थी, वो चीज़ ऐसे जा रही है, ऐसे, फाइन। अब वो ऐसे जा रही है तो ऑब्स्ट्रक्शन होगा। अब वो धीरे धीरे मे भी हो सकता है वो बिल्कुल ऐसे भी हो जाए, बिल्कुल ऑब्स्ट्रक्शन भी हो जाए, या पार्शली भी हो जाए, मतलब कि थोड़ा बहुत रास्ता खुला जाए, हाफ, और या मे बी बोथ साइड अगर अक्यूमुलेट हो जाएगा तो वो बिल्कुल क्लोज भी हो सकता है। तो हमारी डेफिनेशन है आर्टरी बिकम नैरो और ऑब्स्ट्रक्टेड पार्शली, मे बी हाफ, और कंप्लीटली, पूरे तरीके से, बिकॉज ऑफ या ड्यू टू किसके चलते? एम्बुलस, थ्रोम्बोसिस एंड अनदर इज एरिथ्रोसिक्लोरिसिस। अब हमें ये पता कर रहे हैं कि एम्बुलस क्या होता है, एरिथ्रोसिक्लोरिसिस क्या होता है, और हमारा थ्रोम्बोसिस क्या होता है। आप लोगों ने बहुत रूटीनली ये चीज़ सुनी होगी, और मोस्ट ऑफ जब हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज़ आती है तो ये नेम हमारे यूज़ होते ही हैं इसमें। एम्बोलिज्म, उसको एम्बोलिज्म हो गया, ब्रेन में एम्बोलिज्म हो गया, थ्रोम्बोसिस हो गया, लाइक दैट। तो हमारा एम्बोलिज्म क्या है, थ्रोम्बोसिस क्या है, एरिथ्रोसिक्लोरिसिस क्या है। हम सबसे पहले डेफिनेशन को क्लियर करने के लिए हम तीनों चीज़ों को एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं, फाइन। तो एम्बोलिज्म मतलब होता है इट्स ऑल्सो अ नैरोइंग ऑफ वेन और आर्टरी, एंड इट्स ऑल्सो अ नैरोइंग वेन एंड आर्टरी, एंड इट्स एज वेल एज दैट। तो तीनों ही क्या करते हैं कि एक्युमुलेशन हो जाता है वेन, आर्टरी, वेनस के अंदर, और हमारी जो वेन है वो ब्लॉक हो जाती है, आर्टरी जो है हमारी ब्लॉक हो जाती है, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है। लेकिन ब्लॉक तीनों हो रहे हैं, तीनों ही चीज़ें ब्लॉक कर रही है, लेकिन तो फिर नाम अलग अलग क्यों है? ये चीज़ है। तो एम्बोलिज्म क्या होता है? ये भी ऑब्स्ट्रक्शन है, ये भी ऑब्स्ट्रक्शन है, ये भी ऑब्स्ट्रक्शन है, एंड इट्स ऑल्सो ऑब्स्ट्रक्शन। ओके। अब एम्बोलिज्म क्या है? एम्बोलिज्म में भी ऑब्स्ट्रक्शन ही होता है, बट इसका एक डिफरेंस ये है कि जो हमारा एम्बोलिज्म है, ये हमारा, इसमें हमारा ब्लड क्लॉट, जिसको आप कह सकते हैं ब्लड क्लॉट, फैट, फॉरेन बॉडी, ये इन सब का हमारा इसमें मिक्सअप होता है एम्बोलिज्म। जब हमारा एम्बोलिज्म में किसी चीज़ की ब्लॉकेज होती है या नैरोइंग होती है, तो उसमें ये सब चीज़ें मिक्स हो सकती है। मे बी उसमें ब्लड क्लॉट का छोटा सा पार्ट हो, उसमें फैट भी हो सकता है, उसमें फॉरेन बॉडी, जो कि हम बाहर के थ्रू कोई भी बाहर मटीरियल हमारे ब्लड में मिक्सअप आ जाता है और वो सर्कुलेट करता है हमारे ब्लड के अंदर। तो मे बी ये हो सकता है वो हो, अब उनका पार्ट कितना भी हो सकता है, कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, उसकी वजह से जो ब्लॉकेज हो, मतलब ये एक्युमुलेट हो रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर और उसकी वजह से जो ब्लॉकेज हो गया, क्लियर, दैट इज एम्बोलिज्म। अब है हमारा थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस
क्या है, इट्स जस्ट ओनली अ ब्लड क्लॉट, इट्स मेक थ्रू जस्ट ओनली अ ब्लड क्लॉट। वेन है, इसमें ना तो हमारी फैट होगा ना हमारी फॉरेन बॉडी होगी, इसमें जस्ट और जस्ट ब्लड क्लॉट होगा। जो हमारी ब्लॉकेज होगी वो सिर्फ ब्लड क्लॉट की वजह से होगी। अब नेक्स्ट इज एरिथ्रोस्क्लेरोसिस। एरिथ्रोस्क्लेरोसिस भी हमारा ऑब्स्ट्रक्शन है, बट इसमें ओनली ऑन हमारा फैट होगा, फैट। अब आपको आई थिंक सब लोगों को मेरा क्लियर हो गया होगा कि क्या डिफरेंस है तीनों चीज़ों में। एम्बोलिज्म क्या होता है हमारा, थ्रोम्बोसिस क्या होता है और एरिथ्रोस्क्लेरोसिस क्या होता है। तीनों वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होता है हमारा वेन में, आर्टरी में, वेनस आर्टरी में, बट जो अक्यूमुलेशन वाली चीज़ें होती हैं, जो मटेरियल होता है वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है तीनों चीज़ों का। इसमें काफ़ी चीज़ों से मिली हुई होती है, ये सिर्फ हमारा ब्लड क्लॉट होता है और ये सब हमारा फैट होता है। और एम्बोलिज्म ये भी होता है, ये भी होता है, और प्लस हमारा फॉरेन बॉडी भी होता है। आई थिंक क्लियर हो चुकी होगी आप सबको। डेफिनेशन तो आपने काफ़ी बार सुना होगा कि हमें अपना जो ब्लड का है वो हमें पतला रखना चाहिए, उसका खून मोटा हो गया था, दैट्स वाई उसको हार्ट अटैक के चांसेस काफ़ी इंक्रीज़ हो गए हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने उसको रेगुलर एक्टिविटी करते रहना चाहिए और हम फैट से हमें बचे रहना चाहिए। इसलिए हमारा होता है कि मेन रीज़न के आर्टरी या हार्ट अटैक के चांसेस क्यों बढ़ जाते हैं, बिकॉज ऑफ एम्बोलिज्म, थ्रोम्बोसिस एंड एरिथ्रोस्क्लेरोसिस। तो ये थी हमारी डेफिनेशन अबाउट द CAD। तो जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं किसी भी डिजीज़ से रिलेटेड, तो फिर हम उसके बाद उसके कॉजेज़ करते हैं। कॉजेज़ मैं आपको बता चुकी हूँ, ड्यू टू एम्बोलिज्म, थ्रोम्बोसिस एंड एरिथ्रोस्क्लेरोसिस, ये हमारे कॉजेज़ हो गए हैं इसमें, जिसको आप इटियोलॉजी भी कह सकते हैं। ओके, ना नेक्स्ट इज आवर साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम हमारे क्या होते हैं, जिसको हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। उससे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा रिस्क फैक्टर क्या है। जो हमारा CAD है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, उसका रिस्क फैक्टर क्या है, किन लोगों में उसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। रिस्क फैक्टर में हम यहाँ पे ब्रीफ में थोड़ा सा देख लेते हैं। रिस्क फैक्टर हमारा सबसे पहले आ जाता है ओबेसिटी, मतलब मोटापा। हमारा जब जो लोग मोटे होते हैं उनमें इसके चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। एज फैक्टर अबाउट 40, ओके, जो 40 के अबाव में एज में होते हैं। सेक्स, ये क्या होता है कि फीमेल को ज़्यादा इफेक्ट करता है देन द मेल। नेक्स्ट इज सिगरेट स्मोकिंग। नेक्स्ट हमारा हाइपरटेंशन हमारा हो जाता है कि BP का बढ़ जाना। हाइपरटेंशन, ये मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज़ की है, हाइपरटेंशन। द नेक्स्ट इज़ फिज़िकल इनएक्टिविटी, जो फिज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं करते हैं, मतलब उनका वर्कआउट तो होता ही नहीं है और जिसकी वजह से उनका सर्कुलेशन भी उतना ही स्लो रहता है, जिसकी वजह से किसी भी चीज़ का एक्यूमुलेशन होना बहुत ही ईजी हो जाता है उनकी वेन में या आर्टरी में। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट आ जाएगा फिज़िकल इनएक्टिविटी। ओके, तो ये है हमारा इसमें रिस्क फैक्टर। और एक हमारा इम्पोर्टेंट आ जाता है इसमें, इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है हमारा वो है हेरिडिटी। हेरिडिटी में हमारा क्या आ जाता है कि जो हमारे पेरेंट्स में जो प्रॉब्लम रहती है वो हार्ट से रिलेटेड जो पेरेंट्स में रहती है, तो उसके चांसेस उनके बच्चों में उस डिजीज़ कंडीशन के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, आल्सो एग्जांपल ऑफ हेरिडिटी प्रॉब्लम। ओके, तो ये है हमारे रिस्क फैक्टर रिगार्डिंग द CAD। अब हम पढ़ लेते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन एंड सिम्टम। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में सबसे पहले हमारा आ जाएगा चेस्ट पेन, साइनोसिस। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि साइनोसिस हमारा क्या होता है, ब्लूइश कलर बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ
ऑक्सीजन। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पीनिया। डिस्पीनिया, डिफ़िकल्टी, डिस मतलब डिफ़िकल्टी, मैं आपको बार बार रिपीट करती हूँ, जो हमारी टर्म्स होती हैं आप बार बार जब उनको करेंगे तभी वो आपको याद रहेंगी, इसलिए हमें ज़रूरी, हम इसको डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग भी बोल सकते हैं, लेकिन अब हम मेडिकल टर्म में तो हम उसको यूज़ करेंगे डिस्पीनिया। पीनिया मतलब ब्रीथिंग, डिस्पीनिया। फिर हमारा आ जाएगा इसमें टैकीकार्डिया। टैकी मतलब हमेशा हमारी दो टर्म्स होती हैं, टैकीकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया। टैकीकार्डिया होता है हमेशा इंक्रीज होना और ब्रेडिकार्डिया होता है हमेशा डाउन जाना। कार्डिया मतलब हमारा कार्डियक रेट यानी कि हमारी पल्स रेट। तो इसमें हमारा है टैकीकार्डिया। टैकी मतलब इंक्रीज होना किसी भी चीज़ का और कार्डियक मतलब हार्ट रेट, यानी कि हार्ट रेट का इंक्रीज हो जाना। फिर है हमारा रेस्टलेसनेस। आपको पता ही है रेस्टलेसनेस क्या होता है, आई थिंक इसको मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, रेस्टलेसनेस। उसके बाद हमारा आ जाता है सिंकोप। सिंकोप ये आप लोगों के लिए मे भी नया वर्ड हो सकता है। सिंकोप, सिंकोप मतलब होता है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, जब हम फेंट हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं या हम अपने कॉन्शियस लेवल में नहीं रहते, तो सिंकोप मतलब होता है हमारा लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ओके, फिर हमारा आ जाएगा हेमोप्टिसिस। हेमोप्टिसिस मतलब हीम वर्ड जहाँ पे भी आ जाए उसका मतलब हमारा रिलेटेड होता है ब्लड। हीम वर्ड हमारा सीधा सीधा, मैं आपको फिर से बता रही हूँ, हीम वर्ड हमारा सीधा सीधा रिलेट करता है हमारा ब्लड से। हीमोप्टाइसिस मतलब होता है स्पूटम में ब्लड आना, जब हम या तो हमें कफ आएगा जब, या हम खांसेंगे थूकेंगे तो उसमें हमें ब्लड के स्टेन्स दिखाई देंगे, स्पूटम विद ब्लड, स्पूटम विद ब्लड। फिर हमारा नेक्स्ट है फैटीग। फैटीग हमें रहेगी, हमें एंग्जाइटी रहेगी। एंग्जाइटी से हमारा मतलब है घबराहट, मतलब पसीना आएगा, घबराहट रहेगी, बिकॉज ऑफ हमारा जो सर्कुलेशन है वो ठीक से नहीं हो रहा है और हमारा वर्कलोड हमारे हार्ट पे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि उस चीज़ को वहाँ से सर्कुलेट करने में, ब्लड को हमारे निकलने में हमें मेहनत करनी पड़ी, तो वर्क हमारे हार्ट पे जो है वो प्रेशर पड़ रहा है, उसका वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हमें फैटीग, रेस्टलेसनेस और एंग्जाइटी, घबराहट, ये सब चीज़ें आमतौर पर हमें महसूस होंगी। तो ये थे हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अबाउट द CAT। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रीटमेंट, जिसको हम मैनेजमेंट भी कह सकते हैं या हम ट्रीटमेंट भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम मैनेजमेंट में क्या देंगे उनको, वैसोडाइलेटर। वैसोडाइलेटर क्यों? जिससे जो हमारी वैसो आर्टरीज़ हैं, वेनस आर्टरीज़ हैं, वो श्रिंक हो चुकी हैं, वो सिकुड़ चुकी हैं, तो उनको डायलेट करने के लिए हम क्या देंगे, वैसोडाइलेटर। वैसोडाइलेटर में हमारे क्या आ जाता है, नाइट्रोग्लिसरीन, जो हम सबलिंगुअली आमतौर पे यूज़ करते हैं, जो खाने के लिए बोली जाती है तो हम उसको सबलिंगुअली यूज़ करते हैं। तो इसमें हमारा आ जाता है नाइट्रोग्लिसरीन टू यूज़ टू डायलेट कोरोनरी आर्टरी। फिर हमारा आ जाता है बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर यूज टू पैरापेनालोल टू रिड्यूस कार्डियक वर्कलोड। जो हमारा कार्डियक वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है उसको रिड्यूस करने के लिए। फिर हमारा आ जाता है सर्जिकल। अगर इन सब से हमारा इफेक्ट नहीं आ रहा है तो दूसरा बीटा एड्रेनर्जिक। इसके बाद अगर हमारा ट्रीटमेंट इन सब से रिलीव हमें नहीं मिल रहा है तो उसके बाद हम सर्जिकल मैनेजमेंट पे आ जाते हैं या सर्जिकल ट्रीटमेंट का हम यूज़ करते हैं। सबसे हम पहले आप लोगों ने सबसे पहले पता होगा बाईपास आमतौर पे सुनते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, CABG। CABG का मतलब होता है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट।
फुल फॉर्म है हमारी ये CABG की आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट। फिर हमारा PTCA भी एक होता है, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफ्ट जिसको हम बोल सकते हैं। एरिथ्रोटोमी, इट इज़ डन टू रिमूव द, जो हमारा एक्स्ट्रा प्लैग जो उसमें होता है ना, जो अफेक्टेड आर्टरी जो हमारी होती हैं उस प्लैग को हम रिमूव कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं एरिथ्रोटोमी। एक्स्ट्रा जो मटेरियल हमारा वहाँ पे प्लैग जो हमारा है और जो आर्टरी हमने पहले आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सी आर्टरी हमारी ब्लॉक है, जिसके लिए हम क्या करते हैं, एंजियोप्लास्टी हम करते हैं। ब्लॉक कर अफेक्टेड आर्टरी को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया, उसके बाद हम उसको रिमूव कर देंगे विद द हेल्प ऑफ सर्जरी। फिर हमारा इसमें आ जाता है नर्सिंग मैनेजमेंट। हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, हमने सर्जिकल मैनेजमेंट भी कर दिया, उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम 5R का यूज़ करते हैं, 5R रूल। तो 5R रूल आप लोगों ने फंडामेंटल में भी पढ़ाई होगी कि व्हाट द मीन ऑफ 5R रूल। 5R रूल हमारे होते हैं, इट इंक्लूड राइट पेशेंट, राइट ड्रग, राइट डोज, राइट टाइम एंड राइट रूट फॉर लाइक द राइट पेशेंट, कि हमने आइडेंटिफाई करना है, हमने इसी पेशेंट को देना है, ऐसा नहीं कि पेशेंट कोई और था और हमने दे किसी और पेशेंट को दी। दैट इज़ द मीन ऑफ राइट पेशेंट। दैन नेक्स्ट इज़ द राइट ड्रग, मीन्स जो ड्रग हमने देनी है, ड्रग तो हमारी बहुत सारी चल रही है, लेकिन हमने ड्रग देनी कौन सी है। ड्रग तो चल रही है बहुत सारी, लेकिन हमने ड्रग को आइडेंटिफाई करना है कि यही पेशेंट है और ये ही वाली ड्रग हमने उसको देनी है। यू हैव मेक द श्योर राइट डोज, हाउ मच क्वांटिटी यू आर गिविंग, मतलब 5 ml और 10 ml और 250 mg ग्राम्स पे देनी है। दैट्स अ मीन राइट डोज। पहले हमें उसको हमने देख लेना है कि हमने उसको कितनी डोज उसको देनी है, हाउ मच। द नेक्स्ट इज़ द राइट टाइम। मॉर्निंग है, हम उसको कितने, हमने उसको 2 आवरली देनी है, हमने 3 आवरली देनी है, और हम BD दे रहे हैं, हम TADS दे रहे हैं, और बेड टाइम पे हमने उसको देनी है, HS देनी है। तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ राइट टाइम। फिर हमारा आ जाता है राइट रूट। राइट रूट से हमारा मतलब है कि IV देना है, IM देना है, ओरली देना है, हमने उसको किस रूट से देना है, सबकुटेनियस देना है। तो ये हमारा मतलब है डोज का रूट, हमें देखना है कि वो कौन से रूट से हमने पेशेंट को मेडिसिन देनी है। तो राइट टाइम, राइट डोज, राइट रूट, राइट टाइम एंड राइट ड्रग। दैट इज़ द 5 रूल ऑफ RS। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है एनकरेज द पेशेंट टू लो सोडियम डाइट, बिकॉज क्योंकि हमारा पहले ही हाइपरटेंशन पेशेंट वैसे ही है, उसका जो हमारा कॉजेज़ था या रिस्क फैक्टर है वो ऑलरेडी अगर हाइपरटेंसिव है, तो कार्डियक में जो कार्डियक पेशेंट होगा उसका BP हमेशा हाई ही रहेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको लो सोडियम डाइट देंगे, लो फैट डाइट देंगे। क्यों? क्योंकि उसका फैट तो ऑलरेडी एक्यूमुलेट हो रहा है आर्टरी में, तो हम उसको लो फैट डाइट देने के लिए प्रिस्क्राइब देंगे। फिर हम उसको बोलेंगे एनकरेज द अवॉइडिंग टू अल्कोहल एंड स्मोकिंग, कि आपको अल्कोहल और स्मोकिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वो उसके रिस्क फैक्टर में इंक्लूड है। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है या उनको कोरोनरी आर्टरी बाईपास है, तो उनको हार्ट अटैक या कार्डियक डेथ के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है एनकरेज द पेशेंट फॉर रेगुलर एक्सरसाइज एंड मेंटेन नॉर्मल बॉडी वेट। उसको हमने एनकरेज करना है, फोर्स करना है कि आप डेली अपना रूटीन बनाएं, आपको कितने आवर आपको एक्सरसाइज करना है, आपको वॉकिंग करनी है, आपको मेडिटेशन, आपको योगा, आपको जो भी करना है जिससे कि उसका जो ओबेसिटी है, जो हमारा रिस्क फैक्टर है, जिससे उसका वेट बढ़ा हुआ है, तो वो थोड़ा रिड्यूस हो और उसकी कार्डियक एक्टिविटी ठीक हो सके। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द पेशेंट एंड द रिलेटिव। हम उसको पेशेंट को, रिलेटिव को साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। सपोर्ट में, साइकोलॉजिकल सपोर्ट में हमारा जाता है कि आप लोगों को ऐसे अपनी होप को रिड्यूस नहीं करना है, आप बहुत जल्दी रिकवर कर जाएंगे और ये प्रॉब्लम ठीक हो सकते हैं। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजिकल सपोर्ट। एंड द लास्ट इज़ द पेशेंट एडवाइज द पेशेंट टू मॉडिफाई द लाइफस्टाइल। उसको लाइफस्टाइल उसकी हमें ठीक करनी है कि वो कैसे, जो भी उनका अगर फैटी डाइट है वो लेते हैं, ऐसा कोलेस्ट्रॉल अगर उनका वो ऑयली फूड ज़्यादा खाते हैं, तो उनका हमें लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। उनका रूटीन बनाना पड़ेगा कि आपको किस टाइम से किस टाइम तक डाइट एक्सरसाइज करनी है, उनका डाइट चार्ट प्लान करना है। तो ये उनका सब आ जाता है हमारा उनका लाइफस्टाइल में। तो
तो हमारा ये एक मेरा एक आइडिया था अबाउट द कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कोरोनरी आर्टरी। CAD क्या होता है? नैरोइंग एंड ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ द आर्टरी ड्यू टू एरिथ्रोस्क्लेरोसिस, थ्रोम्बोसिस एंड द एम्बोलिज्म। वो डिफरेंस तीनों में मैं आपको ऑलरेडी क्लियर बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ कि तीनों में डिफरेंस क्या होता है। तीनों का मतलब ही ऑब्स्ट्रक्शंस होता है, या लेकिन नैरोइंग होता है आर्टरी को कर देना, बट तीनों में डिफरेंस क्या होता है? तीनों का मतलब सेम है बट रीज़न वो अलग अलग है। फिर अब मैंने आपको बता दिया रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। उसके बाद हमारा आ जाएगा इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बाद मैंने आपको ट्रीटमेंट बता दिया है, नर्सिंग मैनेजमेंट बता दिया। तो ये हमने आज पढ़ लिया है CAD के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम एक और नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच। दोस्तों हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करें